ये दुनिया ठंडी और बेपरवाह है, लेकिन तुम मेरी लाइफ का दहकता हुआ प्यार हो, वो झुलसा देने वाली चाहत जो सिर्फ मेरी है। लिलिथ की जर्नल में लिखा एक नोट। जैक्स, क्या तुम डरे हुए हो? मार्बल जैसा एक ठंडा हाथ उसके जबड़े की रेखा पर फिरा। उस औरत की आवाज और भी ठंडी थी, एक ऐसी फुसफुसाहट जो खून जमा दे। अगर मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूं, तो क्या तुम तब भी भागने की कोशिश करोगे? जैक्सन पियर्स का शरीर बुरी तरह कांप उठा। एक डर, उसकी पिछली लाइफ का एक भूत, उसे किंग साइज बेड पर खून जैसे लाल सिल्क की चादरों के बीच झटके से बिठा दिया। वो लाल आंखों की एक जोड़ी को घूर रहा था, जो खूबसूरत थी और पूरी तरह पागल भी। मेरी तरफ देखो जैक्स, तुम मेरे हो। ये उसकी डेस्टिनी है। वो औरत, उसकी नई वाइफ, आगे झुकी। उसकी नजर में एक जुनून था, जिसकी गहराई में पागलपन भरी जरूरतों का एक तूफान उमड़ रहा था। उसका नाम लिलिथ एस्टर था। उसने अपनी उंगलियां उसकी ठुड्डी पर जमा दी और उसका सिर ऊपर करने पर मजबूर कर दिया। उसकी ताकत को नकारा नहीं जा सकता था। ये कमरा, ये बेड, ये सब बहुत भयानक तरीके से जाना पहचाना था। जैक्स ने अपने नाखूनों को अपनी जांघ में गड़ा दिया। दर्द की वो तेज चुभन रियल थी। यह कोई सपना नहीं था, वो फिर से जिंदा था। उसका पुनर्जन्म हुआ था। आज उसकी वेडिंग नाइट थी। वो रात जब उसके अपने पेरेंट्स घुटनों के बल बैठ गए थे और उससे अपने छोटे भाई की जगह लेने की भीख मांगी थी, ताकि वो न्यूयॉर्क के बेताज बादशाह एस्टर फैमिली में शादी कर सके। एस्टर वारिस के बारे में अफवाहें किसी बुरे सपने जैसी थीं। कहा जाता था कि लिलिथ एस्टर क्रूर, हिंसक और एक आलीशान पिंजरे में बंद पागल औरत थी। उसके भाई कैलेब का नाम उनके इस अजीब लॉटरी में निकलने से पहले 7 और आदमियों को उससे शादी करने के लिए भेजा गया था, ताकि उसकी रूह को शांत किया जा सके। 7 आदमी मर चुके थे, 100% मौत की दर। शहर की हर दूसरी पावरफुल फैमिली के लिए एस्टर खानदान से किसी भी तरह का रिश्ता ना रखने के लिए ये काफी था। लेकिन उसकी फैमिली पियर्सेस ने, जानते हुए भी कि ये मौत की सजा है, फिर भी कैलेब को बचाने का फैसला किया। उन्होंने उसकी बलि देने का फैसला किया। यह मत सोचना कि खुद को चोट पहुंचाने से मैं तुम्हें जाने दूंगी। लिलिथ की आवाज उसके ख्यालों को चीरती हुई निकली, एक रेजर ब्लेड की तरह पतली और तेज। लिलिथ, आंट लिलिथ, आप वाकई जिंदा हैं। वो नाम बाहर निकल गया, उसकी पिछली लाइफ के खौफ की एक निशानी। तुम निराश लग रहे हो, वो फुसफुसाई, और मुझे फिर कभी उस नाम से मत बुलाना। क्या तुम अभी भी क्लोई के बारे में सोच रहे हो? इससे बाहर आओ, आज रात तुम मेरे हो। उसके दांत भिंचे हुए थे, उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। वो क्लोई की आंट सिर्फ दूर के रिश्ते से थी, उसकी एक्स फायंस की माँ की तीसरी या चौथी कजिन, बस एक पीढ़ियों की औपचारिकता। क्या उसे इससे चिपके रहने की जरूरत थी? अगले ही पल उसका हाथ उसके गले के चारों ओर था। प्रेशर बहुत ज्यादा था। उसके पागलपन, हावी होने और डार्क पॉजिटिव व्यवहार की एक लहर। ये इस बात का संकेत था कि वो सच में गुस्से में थी। ऑक्सीजन की कमी से जैक्स का सिर घूमने लगा। हालांकि क्लोई नाम ने उसके दिल में नफरत की एक आग जला दी थी। 3 साल की उसकी फियांस, वो लड़की जिसे उसने अपनी सोलमेट समझा था, उसने उसके अपने जुड़वा भाई के साथ उसे धोखा दिया था और फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। ऐसी औरत के वो टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। उसका ध्यान भटकते देख लिलिथ की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने उसे वापस गद्दे पर धकेल दिया। उसने स्ट्रगल किया और उसने इसके लिए उसे सजा दी। उसके दांत उसके होंठ में गड़ गए। जैक्स, अगर तुमने दोबारा उसके बारे में सोचने की हिम्मत की तो मैं सब बर्बाद कर दूंगी। उसके मुंह पर हुए उस पागलपन भरे हमले ने उसकी सांसें छीन लीं। उसकी पिछली लाइफ का डर उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया, जिससे उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। वो लिलिथ के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता था। अगर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो कभी नहीं रुकेगी। उसने अपने जकड़े हुए शरीर को जवाब देने के लिए मजबूर किया, उस तूफान को शांत करने की एक अनाड़ी और हताश कोशिश। लिली बेबी, गुस्सा मत हो, ओके? मैं क्लोई के साथ नहीं। उसके होंठ फिर से जकड़ लिए गए, एक सजा देने वाली बाइट जिसने खून निकाल दिया। उसकी बची कुची समझ तब चकनाचूर हो गई जब उसने उसे वापस किस करना शुरू कर दिया। हवा कम होने लगी, दुनिया घूमने लगी, लेकिन जब उसके शरीर ने सहज रूप से पीछे हटने की कोशिश की तो उसके हाथ ने उसे चादरों में और गहराई से दबा दिया। लिलिथ ने उसकी इस झूठी आज्ञाकारिता को देख लिया था, लेकिन फिर भी वह उस भ्रम में डूब गई, अपनी ही फंतासी की एक राजी कैदी बनकर। इसे फिर से कहो जैक्स। लिली बेबी, बेबी, मेरी लिली बेबी। ये नाम काम करता हुआ लगा। वो उसके शरीर से सटकर पिघल गई और उसकी जरूरत की वो ताकत उसके लिए बर्दाश्त करना लगभग नामुमकिन था। कितने आज्ञाकारी हो, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? वो रुकी, उसकी आवाज में शक था। ठीक है, जब तक ये उससे मिलने जाने के लिए नहीं है, मैं किसी भी बात के लिए मान जाऊंगी। पल भर के लिए संतुष्ट होकर उसने उसे आखिरी बार किस किया, फिर अपनी ड्रेस ठीक की और जाने के लिए खड़ी हो गई। उसे उसका रात भर रुकना पसंद नहीं था।
लेकिन जैसे ही वो बेड के किनारे तक पहुंची, एक हाथ तेजी से निकला और उसकी नाइट गाउन का सिल्क पकड़ लिया। जैक्स हिचकिचाया, फिर अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में मिन्नत थी। उसके होंठ सूजे हुए थे, लाल चमक रहे थे, और उसकी आंखों के कोनों में एक सूक्ष्म, खतरनाक खिंचाव था जो किसी भी मर्द की रूह को फंसा सकता था। उसके गाउन की पतली स्ट्रैप फिसल गई, जिससे उसके कंधे का एक पीला परफेक्ट कर्व दिखने लगा। लिली, मैं तुम्हें चाहता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज फटी हुई थी। रुको, यहीं मेरे साथ सो जाओ। लिलिथ जम गई। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में नन्हे, चमकदार सितारों का एक समूह चमक उठा। एक एडल्ट की तरह वो बिल्कुल जानती थी कि वो असल में क्या मांग रहा है। ठीक है, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज में एक कंपन था। मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगी। भले ही वो जानती थी कि वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है, विरोध का हर दिखावा छोड़ रहा है, क्योंकि वो डरा हुआ था कि वो खुद क्लोई के पीछे चली जाएगी। उसका दिल दर्द से भर गया। खुद को ये याद दिलाने के लिए और भी हताश तरीके इस्तेमाल करने का ये एक और कारण था कि ये पल, ये पोजीशन रियल था। जैक्स ने अपनी आंखें खोलीं। उसका दिमाग एक भटके हुए कोहरे जैसा था। वो उसी आलीशान बेड पर लेटा था। काले जालीदार पर्दे उसे कमरे से छिपा रहे थे। उसने रजाई को दूर धकेला। चादरों पर मौजूद गहरे लाल सबूत उस बात की बेरहम याद दिला रहे थे कि क्या हुआ था। उसका शरीर खोखला महसूस हो रहा था, और जिस हाथ का इस्तेमाल उसने खुद को सहारा देने के लिए किया था, वो जवाब दे गया और उसके नीचे ढह गया। तुम जाग गए। भारी बारोक स्टाइल के पर्दे एक तरफ हटा दिए गए। लिलिथ रोशनी के सामने एक परछाई की तरह बेड के पास खड़ी थी। उसने ब्लैक गोथिक लोलिता स्टाइल ड्रेस पहनी थी, जिसकी स्कर्ट पर लिली जैसे फूलों की कढ़ाई थी, जिनकी कलियां ताज़ा खून के रंग की थीं। मेकअप के बिना उसके चेहरे पर 20 साल की लड़की जैसी मासूम कोमलता थी, और उसकी आवाज में एक लड़की का सौम्य अंदाज था जो अभी भी अपने औरतपन को खोज रही थी। लेकिन करीब से देखने पर उसमें नारी सुलभ आकर्षण की एक नई सूक्ष्म परत थी। सिर्फ जैक्स जानता था। वो जानता था कि ये दिखने में मासूम मीठे चेहरे वाली लड़की असल में एक मॉन्स्टर थी, जो पैथोलॉजी, बेरहमी, डोमिनेंस और पागलपन का एक परफेक्ट मेल थी। अपनी पिछली लाइफ में उसने एक सांप की तरह उससे दूरी बनाए रखी थी। उसने कैंपस क्वीन क्लोई और अपने भाई कैलेब की हर अपमानजनक बात पर यकीन किया था। उसने लिलिथ को ठुकराया था और उससे नफरत की थी। उसने क्लोई और कैलेब के साथ मिलकर साजिश भी रची थी। एस्टर खानदान के राज चुराने के लिए एक इनसाइड मैन के तौर पर काम किया था, ताकि उसे बर्बाद कर सके और अपनी आज़ादी जीत सके। और जैसे ही वो अब काम का नहीं रहा, क्लोई ने उसे ड्रग दे दिया था। उसने लगभग लकवाग्रस्त हालत में देखा था कि कैसे उसने सर्जिकल मास्क पहनकर उसके शरीर से एक किडनी निकाल ली थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूछा, क्लोई, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्लोई बस हंसी और उसने उसकी किडनी एक कोल्ड स्टोरेज कंटेनर में रख दी। जैक्स, क्या तुम्हें वाकई लगा था कि मुझे तुम जैसे कचरे के टुकड़े में कभी कोई इंटरेस्ट होगा जो गटर से रेंगकर बाहर आया है? कैलेब और मैं हमेशा से एक दूसरे के लिए बने थे। अगर तुम्हें उसके लिए एक राजी ब्लड बैग न बनाना होता तो मुझे तुम्हारे पास आने में भी घिन आती। अब कैलेब को तुम्हारी किडनी की जरूरत है, इसलिए जाहिर है मुझे खुद इसे तुम्हारे लिए लेना पड़ा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए मर सकते हो? मैं तो बस एक किडनी ले रही हूँ, तुम्हारी जान नहीं। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसका हर शब्द उसकी टूटी हुई नसों में छुरा घोंपने जैसा था। जैक्स की आंखें गुस्से से फटी हुई थीं, लेकिन वो उस प्राइवेट लैब की ऑपरेटिंग टेबल पर बेबस लेटा रह सकता था। जैसे ही उसकी चेतना धुंधली हुई, उसे जाने पहचाने कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने जबरदस्ती अपनी आंखें खोलीं। उसके पेरेंट्स और 5 बड़ी बहनें वहीं थीं। उसकी दूसरी बहन मैडिसन सबसे पहले बोली, जैक्स, कैलेब का ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लक्षण दिखा रहा है। उसे इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। हमें तुम्हारा और खून लेना होगा। कैलेब इस फैमिली का गोल्डन बॉय है। हम उसे कुछ नहीं होने दे सकते। उसने अपनी आखिरी ताकत के साथ मना करने और लड़ने की कोशिश की। नहीं, मैं उसे अपना खून नहीं दूंगा। चटाक! उसके पिता ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिसकी गूंज उस स्टेरिल कमरे में सुनाई दी। दर्द बहुत तेज था। जैक्स ने मुंह भर खून की उल्टी की। उसका चेहरा लाश से भी ज्यादा सफेद पड़ गया था। उसके पिता दहाड़े, वो तुम्हारा भाई है जैक्सन। वो अपनी पूरी लाइफ बीमार रहा है क्योंकि तुमने कोक में उसके न्यूट्रिएंट्स चुरा लिए थे। उसे थोड़ा सा खून देने में क्या बुराई है? तुम 4 साल से ऐसा कर रहे हो। थोड़ा और देने से तुम मर नहीं जाओगे। और क्लोई कैलेब की गर्लफ्रेंड है। तुम्हारे जैसे मनहूस का उसके साथ होना उसकी लाइफ बर्बाद कर देता। फिक्र मत करो, एक बार कैलेब ठीक हो जाए तो मैं तुम्हें उसकी वेडिंग में बेस्ट मैन बनने दूंगा। वो अपनी बेटी की तरफ मुड़ा। मैडिसन, इसे अभी हुकअप करो। शब्द उसके गले में जहर की तरह थे। उसका दिल टूट गया, पेट में घिन उमड़ने लगी। उसकी 5 बहनों ने सुर में सुर मिलाया।
तुम बड़े भाई हो जैक्स, उदार बनो। कैलेब को ये ले लेने दो। ये सिर्फ थोड़ा सा खून है। जो भाई अपनी फैमिली के लिए कुर्बानी दे वही अच्छा भाई है। भाड़ में जाए सब। उसने सोचा, खून उनका नहीं था, इसलिए वे जितना चाहे उदार बन सकते थे। अपनी बर्थ फैमिली से दोबारा मिलने के बाद के 4 सालों में उसने उनके प्यार की तड़प पाल रखी थी। उसने फिट होने के लिए सब कुछ किया था। उसकी सबसे बड़ी बहन मॉर्गन फाइनेंस में उभरता हुआ सितारा थी, इसलिए उसने बिना रुके पढ़ाई की, 3 महीने में सर्टिफाइड हो गया और उसकी प्रपोजल्स ड्राफ्ट करने और उसके पोर्टफोलियो को ईस्ट एशिया के टॉप 5 में से एक बनाने में मदद करने के लिए रातें काली की। उसकी दूसरी बहन मैडिसन एक मेडिकल रिसर्चर थी जिसे हर्बल दवाओं का जुनून था। वो उसके लिए दुर्लभ पौधे खोजने के लिए एक खतरनाक रेन फॉरेस्ट में गया था। अनगिनत बार मौत के मुंह से बचकर निकला, कभी शिकायत नहीं की। उसकी तीसरी बहन स्काइलर एक प्रोफेशनल रेस कार ड्राइवर थी। उसने उसके लिए परफेक्ट कस्टम कार डिजाइन की और बनाई और उसके चैंपियनशिप करियर के पीछे का अनसीन इंजीनियर बना। उसकी चौथी बहन स्कारलेट एक फेमस एक्ट्रेस थी। उसने चुपके से उसके लिए ब्लॉकबस्टर स्क्रीनप्ले लिखे, फंडिंग सुरक्षित की, कभी क्रेडिट नहीं मांगा और उसे स्टारडम के शिखर पर पहुंचाया। जब सेट पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसने उसका चेहरा बिगाड़ दिया और प्लास्टिक सर्जनों ने कहा कि उसकी खूबसूरती हमेशा के लिए खो गई है, वो वही था जो विदेश गया, सबसे एडवांस रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी तकनीकों में महारत हासिल की और उसका चेहरा ठीक किया, जिससे वो अपना सिंहासन वापस पा सके। उसकी 5वीं बहन सिएरा उसी यूनिवर्सिटी में थी। उसने एक ग्रेजुएट स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया और उसका इल्जाम उस पर लगने दिया, जिससे उसे निकाल दिया गया। 4 साल तक उसने सब कुछ दिया, ये मानते हुए कि वे उसका खून है, उसकी फैमिली है, लेकिन वो कभी उनके ठंडे दिलों को पिघला नहीं सका। अब मैडिसन वहां एक टेलर्ड पैंट सूट में खड़ी थी जो उसकी शानदार फिगर पर जंच रहा था। उसका चेहरा शांत और गंभीर था। उसने उसके कमजोर पस्त शरीर पर नजर डाली। उसकी भौहें एक पल के लिए सिकुड़ी। कुछ महसूस हुआ, शायद दया या पछतावा, जो उसके दिल में चुभा, लेकिन वो उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी आया था। उसकी हिचकिचाहट देखकर स्कारलेट ने, जो हमेशा से ड्रामा क्वीन थी, आगे बढ़कर ट्रांसफ्यूजन नीडल झपट ली और उसे उसकी नस में गहराई से चुभा दिया। कैलेब की किडनी इसलिए फेल हुई क्योंकि वो मेरे चेहरे का इलाज खोजने के लिए खुद को खपा रहा था। जैक्स, तुम नफरत करने की हिम्मत मत करना। इस किडनी और इस खून को वो कर्ज समझो जो मुझ पर तुम्हारा बकाया था। मैडिसन के चेहरे पर राहत की एक लहर दौड़ गई। कैलेब बच गया था। जैक्स मायूसी से भर गया। अगर अगला जन्म हुआ तो वो स्कारलेट पियर्स को इस किडनी की कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। 7 दिनों तक उन्होंने उसका खून तब तक निकाला जब तक वो लगभग एक कंकाल नहीं बन गया। मौत करीब थी। उसने खामोशी से इसका इंतजार किया। टिक टॉक टिक टॉक। हाई हील्स की वही जानी पहचानी आवाज। खून जैसी लाल लोलिता ड्रेस में एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे समुद्री घास जैसे गहरे लाल बाल हर कदम के साथ लहरा रहे थे। अपनी बाहों में उसने जंजीरों में जकड़ी एक टूटी हुई गुड़िया को संभाला हुआ था। वो लिलिथ थी। उसका खूबसूरत चेहरा एक सम्मोहक राक्षसी ऊर्जा से दमक रहा था। उसके पीछे बॉडीगार्ड्स ने पियर्स फैमिली के टूटे हुए लहूलुहान सदस्यों को उसके बेड के पास फर्श पर फेंक दिया। वो नीचे झुकी। उसके लाल होंठ सिकुड़े हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा चमक रही थी। जो लोग मेरे जैक्स को परेशान करते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज मासूमियत और बुराई का एक खौफनाक मेल थी। उन्हें गुड़िया बना देना चाहिए। उसने एक छोटी खून से सनी दरांती उठाई और क्लोई के बिगड़े हुए चेहरे को ऊपर किया। कितनी अफसोस की बात है, अगर मैंने तुम्हारी ये खाल पहले ही उतार ली होती, तुम्हें नए घर के लिए गुड़िया बना दिया होता, तो शायद तुम भागने की कोशिश नहीं करती। खुद से बड़बड़ाते हुए उसने बड़ी सहजता से क्लोई का गला काट दिया। जैसे ही खून का फव्वारा फूटा, लिलिथ हंसी। उसने रेशमी रुमाल से अपने गाल पर पड़ा खून का छींटा पोंछा और अपनी नजर पियर्सेस की तरफ घुमाई। वे घबरा गए। अफवाहें सच हैं। तुम एक मॉन्स्टर हो। हमें बचाओ। कोई मदद करो। कोई नहीं आया। अपने आखिरी पलों में जैक्स ने उसे खुद कैलेब की बची हुई किडनी निकालते और उसका खून बहाते देखा। जैक्स मेरा है, उसने ऐलान किया। तुम उसके खून की एक बूंद के भी लायक नहीं हो। वो एक कत्लेआम देख रहा था, लेकिन पहली बार उसे डर नहीं लगा। उसने देखा कि खून से सनी उस औरत ने आखिरकार अपना काम खत्म किया और थककर उसके सिरहाने आई। उसकी पीली उंगलियों ने उसकी बाह की रूखी खाल को छुआ। उसने अपनी बाहों से उस टूटी हुई गुड़िया को गिर जाने दिया और उसकी ठंडी बाहों में समा गई। क्लिक। एक जंजीर बंद हो गई जिसने उनकी कलाइयों को एक साथ जोड़ दिया। बस बस जैक्स, इस बार पीछे मत हटना। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की। जाओ, यहां से निकल जाओ। यहाँ एक बम है। क्लोई ने इसे 7 दिनों के बाद फटने के लिए सेट किया था, ताकि उसका पूरा खून निकलने के बाद उसे हमेशा के लिए खामोश किया जा सके। धमाका हुआ, लेकिन लिलिथ ने उसे और जोर से पकड़ लिया। डरो मत जैक्स, लिली यहाँ है। उसके मरने से पहले
वो मुस्कुरा रही थी, उसके चेहरे पर गहरे संतोष का भाव था। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन तुम अब भी मेरे पास हो जैक्स। अगर अगला जन्म हुआ तो क्या तुम मेरे साथ रहने का वादा करोगे? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसके लायक नहीं था, लेकिन वो खुद को सिर हिलाने से नहीं रोक सका और उसे अपने करीब खींच लिया। मैं वादा करता हूँ, अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। उनका एक सौदा हुआ था। वो याद इतनी दर्दनाक थी कि जैक्स की नाक में जलन होने लगी। लिलिथ ने बेड का पर्दा उठाया और उसके उदास चेहरे को देखा। उसे पछतावा हो रहा था। उसे पक्का कल रात के लिए पछतावा हो रहा होगा। लेकिन जब उसने उसकी आंखों में लाली देखी तो वो अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को धीरे से छूने से खुद को नहीं रोक पाई। उसकी आंखों में पछतावे और खुद पर तंज की एक झलक थी। क्या वो इसलिए दुखी था क्योंकि वो क्लोई के लिए खुद को प्योर नहीं रख पाया? क्या वो उससे इतना प्यार करता था? मैं तुम्हें दोबारा नहीं छूंगी, उसने कहा। उसकी आवाज ठंडी हो गई। लेकिन भागने के बारे में सोचना भी मत। उसने उसकी ठुड्डी पकड़ी और उसे अपनी नजरों से नजरें मिलाने पर मजबूर कर दिया। इस लाइफ में तुम सिर्फ मेरे आदमी बनकर रह सकते हो। अगले ही पल उसे अपनी कलाई पर वही जाना पहचाना ठंडा मेटल महसूस हुआ। क्लिक, लॉक लग गया, जो पिछली लाइफ की उनकी आखिरी कसम की एक गूंज थी। जैक्स का शरीर घबराहट में पीछे हटा। डर, घिन, विरोध। लिलिथ की आंखें गहरी हो गईं। बिना एक शब्द कहे वो मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसे उठने लायक ताकत जुटाने में काफी समय लगा। अपनी पिछली लाइफ की यादों का पीछा करते हुए उसने वो चाबी ढूंढ ली जिसे लिलिथ ने छिपाया था। क्लैंक, जंजीर फर्श पर गिर गई। जैक्स आईने के पास गया और अपनी परछाई देखकर उसे लगभग उल्टी आने लगी। ऐसा वो तब दिख रहा था जब कल रात लिलिथ ने उसे अपनाया था। वह पक्का बहुत भूखी रही होगी। आईने में दिख रहे आदमी के बाल ब्लीच किए हुए सुनहरे और बिखरे हुए थे, जैसे किसी सस्ते पंख वाले लड़के के होते हैं, और उसके कान में सस्ते क्लिप ऑन स्टड्स की एक लाइन थी। उसका चेहरा लाल और गुस्से वाले मुहासों का एक मैदान था, और उसकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स पांडा से भी बदतर थे। उसका फैशन सेंस एकदम बर्बाद था। एकदम टाइट जीन्स, नकली डिजाइनर लोफर्स और दहाड़ते हुए टाइगर के ग्राफिक वाली टी शर्ट। पूरी तरह से दिखावा करने वाला, और ऊपर से कल रात की थकान से पीला और थका हुआ चेहरा। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज डंपस्टर में मिली हो। यहाँ तक कि अंगों का काला बाजारी तस्कर भी उसे एक नजर देखता और वापस चला जाता। जैक्स ने घिन में अपना सिर हिलाया और जल्दी से बाथरूम में घुस गया। 1 घंटे बाद वो बाहर निकला, पूरी तरह बदला हुआ। उसके तीखे और तराशे हुए फीचर्स अब साफ थे। उसकी गहरी भौहें और तेज आंखें एक मजबूत जबड़े और पतले होठों से घिरी हुई थीं। उसने एक सफेद शर्ट पहनी थी जिसके ऊपर के बटन खुले थे, और ब्लैक ट्राउजर्स जो उसकी लंबी टांगों को और उभार रहे थे। उसमें से एक शांत और सोफिस्टिकेटेड ऑरा झलक रहा था। बचे हुए मुहासों के निशान और डार्क सर्कल्स को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वो एक जेंटलमैन लग रहा था। अपनी पिछली लाइफ में उसने क्लोई की बातों में आकर खुद को जितना हो सके उतना बदसूरत दिखने दिया था, इस उम्मीद में कि वो लिलिथ को इतनी घिन दिला सके कि वो उसे छुए भी नहीं। किस्मत से वो असली पियर्सिंग कराने के दर्द से इतना डरा हुआ था कि उसने नहीं कराई, और वो सुनहरे बाल सिर्फ टेम्परेरी स्प्रे वाला कलर था। उन चीजों को ठीक करना आसान था, लेकिन वो डार्क सर्कल्स और मुहासे याद आते ही उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वे उन रातों का नतीजा थे जो उसने अपनी बहन मॉर्गन के लिए फाइनेंशियल प्लान बनाने और स्कारलेट के लिए ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट लिखने में जागकर बिताई थीं। वो मुहासे एक जहरीले मकड़ी के काटने से हुए थे, जो उसे तब काटा था जब वो अपनी दूसरी बहन मैडिसन के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी की तलाश में रेन फॉरेस्ट में गया था। इसके बारे में सोचते ही जैक्स की उंगलियां चटकने लगीं। अपनी पिछली लाइफ में उसने उनका प्यार पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ निचोड़ा गया और फालतू स्पेयर पार्ट्स की तरह काट दिया गया। कितना बड़ा बेवकूफ था वो। इस बार वो बेवकूफ नहीं बनेगा। वो उनका गुलाम बनकर काम नहीं करेगा। अब जब उसका पुनर्जन्म हुआ है तो वो सब कुछ बदल सकता है। वो फिर से शुरुआत कर सकता है, अपनी खुद की डेस्टिनी बना सकता है। जो कुछ भी उसने पियर्सिस को दिया था वो सब वापस ले लेगा। उसका टैलेंट उसका अपना है। वो अपना खुद का अंपायर खड़ा करेगा। भले ही वो लिलिथ की पावर की बराबरी न कर सके, लेकिन वो एक ऐसा आदमी बनेगा जो गर्व से उसके साथ खड़ा हो सके। उसका शरीर अभी भी थका हुआ था। जैक्स बेड पर गिर गया और सो गया। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसने वो फोन ऑन किया जो उसने नाइट स्टैंड पर फेंक दिया था। वो लगातार 2 दिनों तक सोता रहा। मिस कॉल की लिस्ट उम्मीद के मुताबिक 1 मील लंबी थी। सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर फिर से डायल हो रहा था। जैक्स ने फोन उठाया। एक औरत की आवाज जो हमेशा की तरह तिरस्कारपूर्ण और बेसब्र थी, खामोशी को चीरती हुई आई। जैक्सन, तुम्हें केलेब के लिए बस एस्टर फैमिली में शादी करनी थी। क्या उससे थोड़ा सा खून देने के लिए कहना वाकई बहुत ज्यादा है? तुम कितने स्वार्थी हो। मैं तुम्हें 30 मिनट दे रही हूँ। शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचो और केलेब को ट्रांसफ्यूजन दो।
अभी। ये उसकी चौथी बहन स्कारलेट थी, जो एक फेमस एक्ट्रेस थी। उसकी आवाज आमतौर पर हल्की और सुरीली होती थी, लेकिन अब उसमें चिड़चिड़ापन टपक रहा था। उस छोटी सी डिमांड वाली स्पीच ने जैक्स को हंसा दिया। जिस रात उसे एस्टर्स के पास भेजा गया था, उससे ठीक पहले पियर्सेस ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके 2 बैग खून डोनेट करवा लिया था, ताकि कहीं कैलेब को कोई दिक्कत न हो जाए, और उन्होंने 3 दिनों में वो सब इस्तेमाल भी कर लिया था। ओह, नहीं दे सकता, एक बूंद भी नहीं बची, उसने जानबूझकर लापरवाह लहजे में कहा। वेडिंग नाइट पर वाइफ कुछ ज्यादा ही इरेसिस्टिबल थी। मेरे पास जो कुछ था सब उसे दे दिया। स्कारलेट रुकी। उसकी आवाज में हैरानी की एक झलक थी कि जैक्स वाकई उस छोटे मॉन्स्टर के साथ सो गया और जिंदा बच गया, और ये भी कि उसने उससे पलटकर बात करने की हिम्मत की। लेकिन उसने तुरंत इसे नजरअंदाज कर दिया। उसका लहजा और भी ठंडा हो गया। घिनौनी बातें मत करो जैक्स, कैलेब नाजुक है, तुम एक मर्द हो, उसकी देखभाल करना तुम्हारा काम है। वो मिस एस्टर तुम्हारे लिए है। अपनी फैमिली को घिन महसूस कराने के लिए इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल मत करो। और मुझे पता है कि तुम अभी भी क्लोई के प्यार में पागल हो। अगर तुम सच में उसे जीतना चाहते हो तो तुम यहाँ आओगे और खून दोगे, वरना वो खुद तुमसे ब्रेकअप कर लेगी। वही पुरानी धमकियां उसकी जुबान से निकलीं, लेकिन स्कारलेट अपनी घबराहट को दबा नहीं पा रही थी। जैक्स को एस्टर्स के पास भेजने को लेकर पूरा खानदान डरा हुआ था, लेकिन कैलेब को बचाने का यही सबसे अच्छा तरीका था, एक बेटे की बलि देकर दूसरे को बचाना और पूरी फैमिली का स्टेबिलिटी बनाए रखना। यह एक ऐसा सौदा था जिसे करने के लिए वे तैयार थे। स्कारलेट, क्या तुम जिस भी गटर में रहती हो वहां से रेंगकर बाहर निकलने से पहले फ्लश करना भूल गई थी? वह भड़क उठी। तुमने अभी क्या कहा? मैं तुम्हारी बहन हूं। तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकती तो जाओ और कुत्तों के साथ बच्चों वाली टेबल पर बैठो। जैक्स ने पलटवार किया। और अगर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा तो मैं इसे तुम्हारी कब्र के पत्थर पर मुफ्त में खुदवा सकता हूं। जैक्सन, तुम पागल हो गए हो। जैक्स ने फोन काट दिया। उसने तुरंत उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और तसल्ली के लिए अपनी सभी बहनों और पेरेंट्स के नंबर भी ब्लॉक कर दिए। इस लाइफ में उसे उनमें से किसी की जरूरत नहीं थी। स्कारलेट कटे हुए फोन को देखती रही, सन्न रह गई। जैक्सन, उस छोटे से कीड़े ने उसे फोन काटने और उसे कोसने की हिम्मत की थी। अपनी पूरी फैमिली को ब्लॉक करने के बाद जैक्स को अपने कंधों से एक बोझ हटता हुआ महसूस हुआ। वो कुछ खाने के लिए नीचे गया और फैसला किया कि वो लिलिथ की रिकवरी में मदद के लिए उसके लिए एक सूप बनाएगा। वो उस बड़े से किचन के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। उसे सूअर के सूप वाली हड्डियां मिलीं जो अभी अभी डिलीवर हुई थीं, और उसने एक भारी चापड़ उठा लिया। एक तेज वार के साथ ताजी हड्डी से खून के छींटे उड़े। फ्लैक ब्लेड थोड़ा कुंद था, उसे तेज करने की जरूरत थी। वो आंगन में बाहर गया। उसे एक बड़ा चपटा पत्थर मिला जो ऐसा लग रहा था जैसे पीढ़ियों से इस्तेमाल किया जा रहा हो, और वह जोर जोर से चापड़ को पैना करने लगा। वो एक लय में आ ही रहा था कि तभी घर के सामने से एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। जैक्सन पियर्स, तुम डरपोक इंसान, अंदर मत छुपो। मुझे पता है तुम घर पर हो, बाहर निकल कर आओ। किसी ने मेन गेट को लात मारकर खोल दिया था और मैदान पर गुस्से में पैर पटकते हुए आ रहा था। जैक्स मुड़ा और उसने एक ऐसे शख्स को देखा जिसने बेमेल रंगीन डिजाइनर कपड़ों का ढेर पहना हुआ था, जो किसी गुस्से में भरे मोर जैसा लग रहा था। वो लिलिथ का विद्रोही छोटा भाई लियो एस्टर था। तभी लियो की नजर उस पर पड़ी। कौन? तुम आखिर हो कौन? तुम मून शैडो एस्टेट में क्या कर रहे हो? उसने सवाल किया। वो सुनहरे बालों वाला पागल कहाँ है? वह 17 साल का लड़का अहंकारी चुनौती देते हुए उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसके सामने खड़ा नौजवान अपनी साफ सफेद शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स में बहुत ही सलीकेदार और हैंडसम लग रहा था, यहाँ तक कि मुहासों के निशानों और डार्क सर्कल्स के बावजूद भी। उसके फीचर्स बहुत शार्प और आकर्षक थे। थोड़े से कॉस्मेटिक काम के बाद वो एक सर्टिफाइड हार्ट थ्रोब बन सकता था। उनकी फैमिली की एंटरटेनमेंट कंपनी हमेशा ऐसे ही खूबसूरत चेहरों की तलाश में रहती थी। क्या उसकी बहन ने आखिरकार अपनी पसंद सुधार ली थी? क्या आप जैक्सन को ढूंढ रहे हैं मिस्टर एस्टर? जैक्स ने शांति से पूछा, उस बच्चे का गुस्सा शांत करने की उम्मीद में। अपनी पिछली लाइफ में उसने बेवकूफ़ी में वेडिंग नाइट के तुरंत बाद भागकर कैलेब को खून दे दिया था, जिससे खून की कमी के कारण वो गिर गया था और लिलिथ उसे घसीटकर वापस मून शैडो एस्टेट ले आई थी। उसे याद था कि उसने उसे बेड पर जंजीरों से बांध दिया था, उसकी बाहों में ड्रिप लगी थी और वो उसके कान में पागलों की तरह फुसफुसा रही थी। उसकी जान तुम्हारी जान जितनी कीमती नहीं है जैक्स। अगर तुम मरे तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को नर्क में तुम्हारे पास भेज दूंगी। उसकी उग्र धमकियां आखिरकार किसी टूटी हुई चीज में बदल गई थीं। तुम मेरे हो? तुम मुझे छोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? उसे लगा था कि वो मौत के करीब होने की वजह से होने वाला कोई भ्रम था। अब उसे पता था कि वो सच था। इस बार वो कैलेब को खून देने नहीं गया था। टाइमलाइन बदल गई थी। उसने अपने सामने खड़े लड़के को देखा। अफवाह थी कि लियो और लिलिथ के बीच अनबन थी,
लिलिथ ही वो थी जिसके पास फैमिली की सारी असली पावर थी, माना जाता था, क्योंकि उसका बड़ा भाई अपाहिज था और उसने अपनी अथॉरिटी उसे सौंप दी थी। कुछ लोगों ने यहाँ तक फुसफुसाया था कि लिलिथ ने ही उसे अपाहिज किया था। लियो के लिए उसकी परछाई में रहकर भी इस तरह बर्ताव करने का मतलब था कि उसमें हिम्मत तो थी। जो भी हो, तुम बस यहाँ काम करने वाले कोई मामूली आदमी हो, लियो ने तिरस्कार से कहा। मैं यहाँ क्लोई की तरफ से आया हूँ। उसने मुझे उस एहसान फरामोश जैक्सन को लेने भेजा है ताकि वह अपने मरते हुए भाई को ट्रांसफ्यूजन दे सके। क्लोई ने कहा है कि अगर वो नहीं भी आता है तो उसे खून के 2 ताज़ा बैग भेजने होंगे। भगवान के लिए वे भाई हैं। अपनी ही आंखों के सामने अपने भाई को कौन मरने देता है? और अगर वो चाहता है कि क्लोई उसे माफ कर दे तो उसे पिछले महीने यूनिवर्सिटी टेक कंपटीशन में जीते हुए $2000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। उसे कैलेब के लिए कुछ सप्लीमेंट्स खरीदने हैं। लियो बोलता चला गया, खुद ही अपनी बातों से एक धार्मिक गुस्से की स्थिति में आ गया। वो कोई अच्छा इंसान नहीं था, बस ऐसा शख्स था जिसे जैक्स के लिए मुसीबतें खड़ी करने में मजा आता था। और सच कहूं तो एक ऐसा लड़का जो खूबसूरती की कदर करता था। वो उस सोप ओपेरा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था जिसमें उसकी बहन लीड रोल में थी। वो भागता है, वो पीछा करती है, वो बर्बाद हो जाता है। ये देखना दर्दनाक था। लियो के मुंह से निकला हर शब्द जैक्स के जबड़े को भींच रहा था। वो अपने उबलते हुए गुस्से के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा था। सर, उसने चापड़ घुमाया। ब्लेड, जो अब रेजर जैसा तेज और चमकदार था, हवा को चीरता हुआ ठीक लियो की टांगों के बीच जमीन में जा धंसा। स्टील पर सुअर की हड्डी के खून की कुछ धारियां अब भी दिख रही थीं। तो छोटे नवाब, जैक्स ने कहा। उसके चेहरे पर एक धीमी और ठंडी मुस्कान फैल गई। जिस जैक्सन को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूं। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? लियो सन्न रह गया, और साथ ही छोटा लियो भी। तुम वो पागल जैक्सन नहीं हो सकते, लियो हकलाया। उसका शरीर सहज रूप से डर के मारे 1-1 इंच पीछे खिसकने लगा। उसने अपने अंगों को पकड़ लिया, अपने साथी को मौत के करीब के अनुभव से बचाते हुए। लेकिन जैसे ही उसने खुद को संभाला, उसने करीब से देखा। उसके सामने खड़ा हैंडसम मूवी स्टार जैसा दिखने वाला लड़का वाकई वही सुनहरे बालों वाला मॉन्स्टर था। खैर, चूंकि तुम ही जैक्सन हो तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रहे हो अपने भाई को खून देने, लियो ने अपनी बहादुरी वापस लाते हुए कहा। या फिर क्लोई ने मुझे एक किट दी है, खुद ही 2 बैग खून निकालो और मुझे दे दो, मैं जल्दी में हूं। अब जब उसे यकीन हो गया था, उसकी बेताबी वापस आ गई। उसे मानना पड़ा कि जैक्स अब अच्छा दिख रहा था, लेकिन कैलेब की जिंदगी दांव पर थी। थोड़ा सा खून देने से जैक्स मर नहीं जाता। वो इतना ड्रामा क्यों कर रहा था? मुझे बहुत खुशी होती, जैक्स ने कहा। उसकी आवाज धोखे भरी शांत थी। लेकिन मैं मून शैडो एस्टेट छोड़कर नहीं जा सकता। तो मैं कैलेब को खून कैसे दूं? ये सच था। वो अपनी पिछली लाइफ की अनगिनत भागने की कोशिशों से जानता था कि लिलिथ ने एस्टेट के सिक्योरिटी सिस्टम को इतना अपग्रेड कर दिया था कि उसे भेदना नामुमकिन था। लियो के अंदर आने का इकलौता कारण ये था कि उसके एस्टर खून ने उसे क्लियरेंस दे दी थी। लियो को लगा कि ये एक घटिया बहाना है। ठीक है, जब तक तुम खून देने के लिए तैयार हो, हम कुछ रास्ता निकाल लेंगे, उसने अपनी जांघ थपथपाते हुए कहा। यहाँ देखो, ये मेरा प्राइवेट ब्लैक कार्ड है। अभी हॉस्पिटल जाओ। जैक्स ने कार्ड ले लिया। फिर उसने धीरे से अपनी तर्जनी उंगली बढ़ाई और लियो को पास बुलाया। लियो जम गया। मुझे पता है मैं दिखने में अच्छा हूं, लेकिन ये आदमी तकनीकी रूप से मेरा जीजा है। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? मुझे ऐसे मत देखो जैक्सन, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैक्स के चेहरे के हाव भाव वाकई थोड़े अजीब थे। लियो उसे निचोड़ने की कोशिश में एक साथी था। वो इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला था। आप क्या सोच रहे हैं छोटे मालिक एस्टर? मुझे बस आपको कुछ बताना है, जैक्स धीरे से बोला। जरा और करीब आओ। एक छोटी सी फुसफुसाहट वाली बातचीत के बाद जैक्स तेजी से चला गया, मून शैडो एस्टेट से बाहर। लियो उसे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। वह तेज भागता है। जाहिर है वो मेरी दयालुता से प्रभावित हो गया। आखिर वो इतना बुरा आदमी भी नहीं है। 1 घंटे बाद इमरजेंसी। मिस्टर पियर्स फिर से भाग गए हैं। मून शैडो एस्टेट में अलार्म बजने लगे, जिससे पूरा स्टाफ दहशत में आ गया। भगवान, फिर से नहीं। हम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे क्या दिक्कत है? हमारी मालकिन अमीर हैं, ताकतवर हैं और खूबसूरत हैं। उस कैंपस वाली लड़की क्लोई में ऐसा क्या है जो उनमें नहीं है? सच में, वो कितना बदसूरत है। वह ब्लीच किए हुए बालों वाला पागल। वो उसमें देखती ही क्या है? कि वो एक घटिया स्टूडेंट है, कि वो एक लूजर है। वो बेकार है। मैंने सुना है कि उसके अपने घरवाले उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा आदमी? वो चलता फिरता विभीषिका है। सिर्फ हमारी मालकिन ही उसे किसी खजाने की तरह मानती है। नौकर अपना गुस्सा निकाल रहे थे, जबकि चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। बस बहुत हुआ।
तुम लोगों के पास कितनी जुबानें हैं जो घर के नए मालिक के बारे में गॉसिप कर रहे हो? मिस्टर स्टर्लिंग, बटलर ने उन्हें सख्ती से फटकारा। एक बड़े घर के प्रोफेशनल बटलर के तौर पर वो जानते थे कि मालिक में चाहे कितनी भी कमियां हों, जज करना उनका काम नहीं था। मिस्टर स्टर्लिंग, ये बहुत भयानक है, एक मेड चिल्लाई। भागने के लिए मालिक ने किसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। नज़ारा बहुत खौफनाक है, मैं तो देख भी नहीं सकी। किचन खून से भरा हुआ है और हमें वहां छोटे मालिक एस्टर के कपड़े मिले हैं। ये सुनते ही मिस्टर स्टर्लिंग का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया। क्या? हे भगवान, अभी मिस एस्टर को कॉल करो। वह लड़का अपनी कब्र खुद खोद रहा है। बूढ़े बटलर का दिल, जो एक धागे से लटका हुआ था, आखिरकार बैठ गया। मून शैडो एस्टेट में हर कोई जानता था कि जैक्स मुसीबत की जड़ था। लिलिथ ने उसे लगभग एक कैदी की तरह रखा था और वो अपना गुस्सा एस्टेट की हर कीमती चीज को तबाह करके निकालता था। उसने बेशकीमती जड़ी बूटियों से भरे एक औषधीय बगीचे को उखाड़ फेंका था ताकि वहां सस्ती सब्जियां उगा सके। उन्हें इंपोर्टेड पहाड़ी झरने के पानी से सींचा, $1 मिलियन की नीलामी वाले गुलदस्तों को तोड़कर उन्हें कुत्तों के कटोरे की तरह इस्तेमाल किया और एक लावारिस कुत्ते के लिए बिस्तर बनाने के लिए हाथ से बने रेशमी पर्दे फाड़ दिए, वो भी एक खुजली वाला लावारिस कुत्ता। उसने यहाँ तक कोशिश की थी कि लिलिथ का नामी शो वोल्फ उसके साथ मेट करे। उस राजसी जानवर को एक पिस्सू वाले कुत्ते से अपवित्र किए जाने के विचार से ही मिस्टर स्टर्लिंग को उल्टी आ जाती थी। सबसे बुरी घटना तब थी जब जैक्स ने एस्टेट की तिजोरी में आग लगा दी थी। मिस्टर स्टर्लिंग को एस्टर फैमिली के नुकसान पर बहुत दुख हुआ था। फिर भी इन सब के बावजूद लिलिथ नाराज नहीं हुई थी। असल में वो खुश लग रही थी। उसने जैक्स को एक कुर्सी से बांध दिया,